बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ आपका मेजबान आमिर सलामत हाजिर है। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंट अदनान रशीद से और उनसे जानेंगे कि जो रायवेंट तहसील के अंदर क्या प्रोग्रेस रही है, कितनी कार्रवाइयां की गई हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से और दीगर जो अवामी सहूलियात के लिए क्या क्या इकदाम उठाए गए हैं। अदनान साहब, वेलकम टू द शो। सर, मुझे बताइएगा कि आपकी तहसील बड़ी अहम कंसिडर की जाती है रायवेंट। सर, पोस्टिंग में कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, बताइएगा। अच्छा, मेरी पोस्टिंग को यहाँ पे तकरीबन 8 माह से ज्यादा हो गया हुआ है, 8 माह से ज्यादा अरसा हो गया हुआ है। इस दौरान सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें आया था वो कोरोना का था, क्योंकि यहाँ पे मरकज यहाँ पे था और यहाँ पे सबसे ज्यादा मरीज भी यहीं पे निकले थे कोरोना के। और बैरिया टाउन में भी काफी लॉकडाउन किया, रायवेंट सिटी में भी लॉकडाउन किया ताकि ये जो कोरोना था ये मजीद ना फैले। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4 क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए थे, जहाँ पे मरकज से 3 क्वारंटाइन सेंटर सिर्फ मरकज के हवाले से थे और एक क्वारंटाइन सेंटर हमने वो बनाया था जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती थी। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स तकरीबन हमने 25 इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी जिनके जो पैसेंजर्स थे उनको यहाँ पे ठहराया। तकरीबन 4 से 5 दिन वो यहाँ पे ठहरते थे, फिर उनके टेस्टिंग होती थी, उनको खाना, उनको दीगर सहूलियात जितने भी मुयसर कर सकते थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से वो हमने की। फिर उनके जिनके टेस्ट नेगेटिव आते थे उनको हम घरों में भेज देते थे। वो ट्रांसपोर्ट भी मोस्टली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से दी गई। जो लोग करीब से थे, जैसे उकाड़ा, कसूर या शेखपुरा के रहने वाले थे या गुजरांवाला से होते थे, उनके घर वाले उनको लेने के लिए आ जाते थे। जो ज्यादा दूर से थे, जैसे कराची था, हैदराबाद था, घोटकी, सिंध से और स्पेशली केपीके से जो लोग यहाँ पे आते थे उनको हम अपनी ट्रांसपोर्ट पे उन्हें भिजवाते थे। इस तरह जो पॉजिटिव होते थे, जो एसिम्प्टोमेटिक होते थे, उन्हें हम अपना जो हमारा एक्सपो सेंटर वाला हॉस्पिटल था, फील्ड हॉस्पिटल, उसमें भिजवा देते थे। बाकी अगर कोई सीरियस किसी में कोई सिम्टम्स आती थी, कोई किसी को मेयो हॉस्पिटल, जिस तरह से हमारे पास स्पेस होती थी हॉस्पिटल्स के अंदर, जिनवा हॉस्पिटल में, PKLI में हम वहां पे उनको भिजवा देते थे। इसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज था यहाँ पे डेंगू का। आपको पता है लास्ट ईयर लाहौर में डेंगू से बहुत ज्यादा मौत हुई थी, तो दूसरा बड़ा चैलेंज हमें डेंगू का था। तो डेंगू की टीम्स हैं हमारे पास। मेरे पास 2 टाउन्स हैं, इलामा इकबाल टाउन और निश्ता टाउन, जिनको मैं ओवरव्यू करता हूँ, जिनकी मीटिंग्स मैं करता हूँ टर्क की। तो उनकी हम सर्वेलेंस करते हैं डेंगू टीम्स की। फिर इसके बाद पोलियो वैक्सीन के हवाले से, पोलियो ड्रॉप्स जो वैक्सीन होती है उसका भी एक चैलेंज होता है। रिफ्यूजल्स बहुत ज्यादा आती हैं यहाँ पे, स्पेशली वो इलाके जो ज्यादा इलीट क्लास, जैसे हम जिन्हें कहते हैं वाबड़ा टाउन, बहरिया टाउन, लेक सिटी, बेरी ऑर्चर्ड, इन इलाकों से हमें काफी आती हैं। दूसरा ये है कि इनमें देहात भी शामिल है, तो देहात में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी शख्सियत के ज़रिए असर, मजहबी शख्सियत जो उन्हें मना कर देती है, या वो जो फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू जो लोग इस बात पे अमल करना शुरू कर देते हैं कि ये पोलियो जो है ये उनके बच्चों के लिए डेंजरस है, तो वो भी इनकार करते हैं पोलियो के कतरे पिलाने में। तो हम उनके पास भी जाते थे, उनको जो रिफ्यूजल्स होती थी उनको हम उन्हें बताते थे, उनको कन्विंस करते थे। फिर हमने उनको उनके बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। इसी तरह फिर एहसास कफालत सेंटर्स थे जो। अदनान साहब, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि आपका जो डेंगू का चैलेंज है, देखें कोरोना के हवाले से तो बड़ा हैवी स्पेल था जो निकल गया और अल्लाह ने महफूज भी रखा। पाकिस्तान में खुसूसन लाहौर में बड़े केसेस से, पर उसको कंट्रोल हो गया, कर दिया गया। अब डेंगू के हवाले से चूंकि आम आवाम की जो शिकायत होती हैं वो जिस तरह टीमों की सर्वेलेंस है, डोर मार्किंग को चेक करना है, तो तहसील जो आपकी रायवेंट है इसमें जो लॉक घर थे या डेंगू टीमों की जो कारकर्दगी है उससे आप किस हद तक मुतमैन है? हमारे पास तकरीबन 2000 के करीब हॉटस्पॉट है जो आउट घरों से बाहर जो एरियाज हैं, जैसे कब्रिस्तान है, जैसे पार्क्स हैं, इस तरह हमारे पास तकरीबन 2000 के करीब हॉटस्पॉट्स हैं जिनको हम एक वीक में 100% जिनकी कवरेज करनी होती है, जिनकी चेकिंग करनी होती है कि किसी भी जगह पे पानी खड़ा ना हो, कोई प्याला किसी कब्रिस्तान में पड़ा हुआ, कोई प्लास्टिक की बोतल्स हैं, कोई किसी किस्म की भी चीज जिसमें पानी खड़ा हो सकता है, हम उनकी सर्वेलेंस करते हैं। हमारे पास इंस्पेक्टर्स हैं डेंगू के जो इनकी सर्वेलेंस करते हैं और तमाम हॉटस्पॉट एरियाज को एक हफ्ते में हर हफ्ते में एक दफा लाजमी कवर किया जाता है। इसके बाद हमारी इंडोर टीम्स हैं, आउटडोर टीम्स जो लार्वा डिटेक्ट करती हैं, उसके बाद इंडोर टीम्स हैं। इंडोर टीम्स जाती हैं घरों में, लोगों के घर में, वो बाकायदा लोगों के घरों में नॉक करती हैं,
پھر وہ باقاعدہ خواتین ہوتی ہیں ان ٹیمز میں, وہ جاتی ہیں گھروں کی چھتیں چیک کرتی ہیں, اسپیشلی روم کولرز جو ہیں وہ ان کو چیک کیا جاتا ہے, چونکہ آج کل روم کولر زیادہ نہیں چل رہے, لوگوں نے بند کر دیے ہیں, اور بارشیں بھی لاہور میں زیادہ ہوتی ہیں, تو بارشوں کا پانی روم کولرز میں اکٹھا ہو جاتا ہے, تو اس میں لاروا بننے کی بڑی گنجائش ہوتی ہے, تو وہ چونکہ صاف پانی ہوتا ہے تو ان کو ہم اسپیشلی چیک کرتے ہیں. اسی طرح لوگوں نے پرندے گھر میں رکھے ہوتے ہیں, پرندوں کے جو برتن ہوتے ہیں جن میں ایک ہفتہ پانی لوگ نہیں چیک کرتے, یہ لوگوں نے ویسے ہی ایسی برتن رکھے ہوتے ہیں جن میں پرندوں کو پانی ڈال دیتے ہیں, تو یا پھر ایسی جگہیں جہاں پہ کسی کا دھیان نہیں جاتا آرام سے, لائک بیک ڈورز میں کچھ سامان پھینک دیتے ہیں, ٹائرز اسپیشلی لوگوں کے گھروں میں پڑے ہوتے ہیں اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, ان کو ہم چیک کرتے ہیں اور بار بار جا کے چیک کرتے ہیں. تقریباً ہماری جو انڈور ٹیمز ہیں اگر ایک سوسائٹی میں کام کر رہی ہیں تو 10 دن بعد ایک ہی گھر کا دوبارہ نمبر آ جاتا ہے اس گھر کا. اب اس میں بھی ہمیں ریزسٹنس آتی ہے, لائک ہماری ٹیم اگر کسی گھر میں صبح 8 بجے پہنچ جائے اور وہ رات کو 4 بجے سے وہاں ہماری ٹیم صبح 8 بجے ناک کرے تو وہ ان سے لڑ پڑتے ہیں. ہمیں صرف یہ ہے کہ ہماری جو ریکویسٹ ہے عوام سے وہ یہی ہے کہ لوگ جب ہماری پولیو ٹیمز یا ڈینگی کی ٹیمز یا کوئی بھی اس طرح سے ہیلتھ ریلیٹڈ ٹیمز ان کے گھروں پہ جاتی ہیں تو ان سے تعاون کریں. ان سے ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے خلاف کوئی لیگل کاروائی کریں, ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ڈینگی سے, کرونا سے, پولیو سے, ان چیزوں سے بچائیں. اب ڈینگی ٹیمز ہماری اسی طرح فنکشن کرتی رہتی ہیں, صبح 8 بجے نکلتی ہیں, دوپہر 3 بجے تک ہماری وہ ٹیمز اسی طرح چلتی رہتی ہیں. انڈور میں آج کل جتنا بھی لاروا مل رہا ہے وہ زیادہ تر انڈور سے ہی مل رہا ہے, کیونکہ بارش کا پانی اگر باہر ہوتا ہے کسی پونڈ میں اکٹھا ہوتا ہے تو ہم ٹیمی فاس وغیرہ ڈال کے, اگر وہ پانی نہیں نکال سکتے تو ہم ٹیمی فاس ڈال دیتے ہیں یا کوئی مچھلیاں وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں, فشریز ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے, تو وہ ڈینگی لاروا باہر کنٹرول ہو جاتا ہے. گھروں کے اندر جو پانی کھڑا ہوتا ہے, لائک آپ کی فریجز ہیں, فریجز کے نیچے پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اے سی کا پانی جو ہے وہ بڑا صاف پانی ہوتا ہے, اس میں بڑی افزائش ہو سکتی ہے ڈینگی لاروا کی. تو ہم اس طرح کی چیزیں گھروں میں جا کے چیک کرتے ہیں تاکہ یہ جو پانی ہے اس کو ڈرین کیا جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی وائرس, کوئی کیولکس کا مچھر کا وائرس, کوئی ڈینگی مچھر کا وائرس وہ یہاں پہ نہ افزائش کر سکے. عدنان صاحب, جس طرح سے ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں, کیمپین بھی, اسپرے بھی کروایا جاتا ہے اس حوالے سے, اور مقدمات کا اندراج بھی کروایا جاتا ہے جو لوگ نہیں مانتے, کیونکہ بنیادی طور پر تو عوام کی آگاہی کے لیے واکس بھی ہوتی رہی ہیں, تمام تر پمفلٹ بھی تقسیم ہوتے رہے ہیں. کس حد تک آپ کو لوگ غیر سنجیدہ نظر آئے اس معاملے میں؟ دیکھیں 2012 میں پاکستان میں پہلی دفعہ ڈینگی رپورٹ ہوا تھا, اب تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں, اور ہماری ٹیمز اسی طرح جو یہ منتھس ہیں, جولائی, جون, سپٹمبر, اگست, یہ جو مہینے ان میں ڈینگی کی افزائش سب سے زیادہ ہوتی ہے. بارشیں بھی لاہور میں اسی ایرا میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں, تو لوگوں کو پتا ہے کہ ڈینگی مچھر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تب تک ویٹ کرتا رہوں گا جب تک میرے گھر والا کوئی ڈینگی کا شکار نہیں ہوگا, یا جو میری گلی میں ہے ڈینگی کا وہ شکار نہیں ہوگا. لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اب لائک بار بار بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ حکومت کی طرف سے ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے, ہمارے لوگ جاتے ہیں, ہم بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں, اخباروں میں آتا ہے کہ ٹائرز جو ہیں یہ آپ اپنی چھتوں پہ نہ پھینکیں, ان کو کاٹ دیں, ان کے اندر کوئی سوراخ کر دیں تاکہ اس میں پانی کھڑا نہ ہو. لیکن پھر بھی یہ جو ٹائرز ہیں لوگ اسی طرح پھینک دیتے ہیں. اب لائک روم کولرز آج کل نہیں چل رہے لاہور میں اس طرح سے, اے سیز زیادہ کولنگ کر رہے ہیں, تو روم کولرز اگر آپ نے رکھے تھے گھر پہ, آپ نے چلائے تھے, تو اس کو صاف کر کے آپ گھر کے کسی کمرے میں, کسی سٹور میں بند کر دیں. آپ ان کو چھتوں پہ چڑھا دیتے ہیں, چھت پہ وہ ہوتا ہے یہ کہ بارش ہوتی ہے, بارش کا پانی اس میں اکٹھا ہو جاتا ہے, اس میں ڈینگی لاروا آ جاتا ہے. تو لوگ ہمارے ساتھ, کئی لوگ تو بڑا اچھا تعاون بھی کرتے ہیں, لائک ہم کئی گھروں میں ایسے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں پہ اس طرح سے آپ کو لگے کہ وہ ڈینگی کا لاروا کہیں پہ آپ کو مل جائے, یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ پانی کھڑا ہو سکے. تو لوگ کئی بڑی کرتے ہیں. نا مقدمات سے نہیں ڈرتے لوگ, کیونکہ مقدمات بھی درج کر دیے جاتے ہیں جب لاروا برآمد ہوتا ہے تو. ہم مقدمات درج کرتے ہیں, لیکن ہم زیادہ تر لوگوں کو بریف کرتے ہیں, انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ آپ کے, لائک اگر میرے گھر میں ڈینگی لاروا برآمد ہوگا تو میرے گھر والوں کو کاٹے گا, مچھر میرے گھر والوں کو ڈسٹرب کرے گا نا. تو ہم انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اگر کوئی دوبارہ سے کسی کے گھر میں دوسری دفعہ ہمیں وہی چیز نظر آئے کہ وہ اس طرح سے صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے یا اس طرح سے وہ کیئر نہیں کر رہے, تو پھر ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی, پھر تو مسٹ ہو جاتی ہے ہماری طرف سے قانونی کارروائی. یا کوئی پھر اس طرح سے جو ہمارے ساتھ بالکل بھی تعاون نہ کر رہا ہو, لائک فیکٹریز ہیں, فیکٹریز ہمارے پاس ہیں, وہ تعاون اگر نہ کریں تو ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں. اچھا عدنان صاحب, یہ بتائیے گا, محرم الحرام کا آغاز ہو گیا ہے,
यहाँ पर किस किस्म के इंतजामात किए गए हैं, चूंकि यौम शुरा पर बड़ा प्रेशर होता है और डीसी लाहौर दानिश अफजाल साहब की हिदायत भी हैं, क्या इंतजामात हैं? हमने सबसे पहले तो तहसील पीस कमेटी का इजलास बुलाया था, उसमें हमने तमाम लाइसेंस होल्डर्स यहाँ पे जितने भी इमाम बारगाह हैं उनके लोगों को यहाँ पे बुलवाया और उनसे पूछा कि उनको किस तरह से के मसाइल का सामना है। लाइक किसी जगह पर अगर LWMC ने सफाई का काम करना है, अगर किसी जगह पे 1122 एम्बुलेंस की जरूरत है, इस तरह हमने मुख्तलिफ उनसे बातचीत की। उन्होंने हमें जब हमारे अपनी तमाम गुजारिशात हमें पेश कर दी, उसके बाद फिर हमने अपनी तहसील कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास बुलाया। उसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो इसी की सरबराही में होती है। उसमें MCL, लेबर डिपार्टमेंट, 1122, तो तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें हमने तमाम डिपार्टमेंट्स की उनकी ड्यूटियां लगवा दी। उसके बाद हम तकरीबन ये मुहर्रम स्टार्ट होने से 10 दिन पहले से हमने ये काम शुरू किया हुआ था। इसी तरह लाइक रूट्स पे किसी जगह पे अगर तारे लटकी हुई हैं, वो लेस्को वालों ने वो तारे ठीक करवा रहे हैं। इसी तरह अगर किसी जगह पे सीवरेज का पानी रूट के रास्ते पे किसी प्रोसेक्शन के रास्ते पे खड़ा है, वो उस पानी साफ करवाया। इसी तरह हमने अपने डिवॉटरिंग सेट्स उन जगहों पे पहुंचा दिए। लाइक किसी जगह पे अगर बारिश हो जाती है जुलूस से पहले, तो ताकि वो बारिश अगर होती है तो उसके साथ ही उसका पानी भी है वो ड्रेन किया जा सके। इसी तरह CCTV कैमरास जहाँ पे जरूरत थी कैटेगरी के, पुलिस के साथ हमारा ताउन है। हम मुख्तलिफ मीटिंग्स की हैं, तमाम जो एक कैटेगरी की मजालिस थी उनके हवाले से हमने उनके लाइसेंस होल्डर से मीटिंग की है, पुलिस के साथ मिलकर हमने उनसे एफिडेविट्स लिए ताकि कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए और ये जो मुहर्रम है ये अमन सलामती से गुजर जाए। जी बिल्कुल। अदनान रशीद साहब असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंट हमारे साथ हैं। मजीद भी इशूज पर बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंट अदनान रशीद साहब हमारे साथ हैं, प्रोग्राम में मेहमान हैं। अदनान साहब, मॉनसून जारी है और जिस तरह से कल बड़ी हैवी रेन भी हुई है और आगे भी चूँकि प्रेडिक्शन है कि मज़ीद बारिशें होंगी, तहसील रायवेंट में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और किस तरह से जो निकासी आपको यकीनी बनाया जा सकता है? अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक ये है कि लाइक हमारा जैसे रायवेंट सिटी है, उसका जो सीवरेज सिस्टम, जब उसका सीवरेज सिस्टम बनाया गया था तो उसमें पाइप उस तरह से नहीं डाले गए जो रिक्वायरमेंट थी। जब आबादी बढ़ेगी तो पानी की मिकदार भी ज़्यादा बढ़ेगी, लाइक ड्रेन ज़्यादा होगा पानी, तो उस तरह से उसका साइज मद्देनजर नहीं रखा गया। साइज छोटा है तो रायवेंट सिटी में हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर भी हमारे पास उस तरह से यहाँ पे अमला भी नहीं है जिस तरह से लाहौर शहर में है, तो हमें काफ़ी थोड़ा सा ना मसाइल का शिकार रहना पड़ता है। और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि रायवेंट सिटी में पानी गलियों में खड़ा ना हो, लेकिन फिर भी हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है पानी की निकासी के लिए। इसी तरह जो हमारे मेन एरियाज़ हैं, जैसे नई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें अभी प्लॉटिंग उस तरह से नहीं हुई हुई, अभी मकानात वैसे नहीं बने हुए, तो वो जो पानी है वो सड़कों से खुद ही ड्रेन होकर साइड वाली जगहों पे चला जाता है। मोस्टली वो एग्रीकल्चरल जगह हैं जहाँ पे पानी चला जाता है। इस तरह जोहर टाउन वाली साइड्स पे कई पाउंडिंग एरियाज ऐसे हैं जो नीचे हैं, जैसे अल्लाह चौक है, वहाँ पे स्पेशली पानी खड़ा होता है, और जीवन मार्केट में। उसमें हमारा ये होता है जैसे ही बारिश की प्रेडिक्शन होती है या जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो हमारी वासा की टीमें फौरी तौर पे वहाँ पे उन पॉइंट्स पे चली जाती हैं जो चोकिंग पॉइंट्स हैं, लाइक अंडर पासिस हैं या हमारे जो ड्रेन पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हमारी टीम्स वहाँ पे मौजूद होती हैं। बारिश होती है वो साथ साथ काम करते रहते हैं और मैक्सिमम बारिश के 1 से 1.5 घंटे में या 2 घंटे में हम इन तमाम पॉइंट से जो पानी है वो ड्रेन आउट कर देते हैं। लाइक कल जो बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, 183 मिलीमीटर बारिश हो गई, तो उसमें पानी काफ़ी इकट्ठा हो गया था और हमारी फिर एक जोहर टाउन वाली मेन लाइन भी वो डैमेज हो गई उस बारिश के अंदर, तो उसमें हमें काफ़ी फिर काम करना पड़ा। हमारी वासा की टीम वहाँ पे थी, SDO थे, उनके एक्सियन थे, डायरेक्टर्स थे, तो हमने फिर पानी को डाइवर्ट किया किसी और दूसरी लाइन में, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किल तो हुई, शहरियों को भी थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ा।
पानी थोड़ा, जैसे हम पहले 1.5 घंटे में या घंटे में निकाल लेते थे, वो हमें 3 से 4 घंटे लग गए। अब ये उसकी रिपेयर का काम जारी है, इंशाल्लाह आज या कल तक वो कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बारिश होगी तो जोहर टाउन वाले एरियाज में इंशाल्लाह पानी खड़ा नहीं होगा। पर ये होता है कि जैसे बारिश ख़त्म होती है ना, तो हमारी टीम्स उस टाइम पे काम स्टार्ट करती हैं ज़्यादा, तो लोग भी उसी टाइम पे लोग बाहर आना शुरू हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा पानी ज़्यादा फील हो रहा होता है। अगर वो थोड़ा सा वेट कर लें, कोई आधा पौना घंटा वेट कर लें और उसके बाद अगर वो निकले, तो इंशाल्लाह पानी जो है वो यहाँ से सड़कों पे खड़ा नहीं होगा। तो ये है। बाकी हमारे जो दूसरे एरियाज हैं लाइक बहरिया टाउन है या जो देहात हैं, वहाँ पे इतना मसला नहीं है पानी का, तो जितनी भी बारिश हो जाए वहाँ से पानी ड्रेन आउट हो जाता है। अच्छा अदनान साहब, वास्तु को मानसून के हवाले से तो सारा जारी, पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को बहुत सारी असाइनमेंट्स मिल जाती हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि आपके फाइलों का एक पूरा अंबार आपकी गाड़ी में भी पड़ा है, तो रेवेन्यू केसेस में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, चूँकि पोलियो भी आ गया, डेंगू भी आ गया, जो आपका मानसून की वजह से ये भी आ गया, अब ये अलग बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं, उसमें किस हद तक जो है आपका जो रेवेन्यू का मामला है वो डिस्टर्ब होता है, इस हवाले से बताइएगा। रेवेन्यू कंपोनेंट जो था, लाइक हम जनवरी फेब में हमने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू का काम किया, फिर कोरोना आ गया तो आपको पता है ऑफिसेज बंद हो गए और तमाम फोकस जो था वो सिर्फ कोरोना की तरफ था। उसमें ये हुआ चूँकि लोगों की एक्सेस बंद हो गई थी ऑफिसेज के अंदर, वो लोग भी ज़्यादातर नहीं आते थे, वो भी फ़ोन्स पे ही ज़्यादा रहते थे या उस तरह से अपनी एप्लीकेशंस वो सबमिट नहीं करवा सके हमारे पास। इसी तरह हमारे पास अराजी रिकॉर्ड सेंटर है मेरे ऑफिस के अंदर, जहाँ पे ऑनलाइन सारा रेवेन्यू का काम होता है, वो भी तकरीबन क्लोज रहे हैं तकरीबन 2 माह तक, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई इसमें रेवेन्यू कंपोनेंट में, और हमारे काफ़ी ज़्यादा जो केसेस थे, जो फाइल्स थी वो पेंडिंग में चली गई। तो उसमें फिर हमने थोड़ा सा अभी काम को थोड़ा सा स्पीड अप किया। पहले मैं कोर्ट करता था इसी की एक दिन मंगल वाले दिन, अभी हमने 2 दिन का टाइम रखा है, मंगल और जुमेरात को 2 दिन हम कोर्ट केसेस करते हैं और कोर्ट की कार्रवाई करते हैं, और इंशाल्लाह पेंडिंग जितना भी काम है हमने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया हुआ है, लेकिन जितना भी बाकी है नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा इंशाल्लाह, 1-2 माह में वो भी नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। और बाकी जो है ये जो आपने कहा डेंगू का या बारिशों का काम तो हमारा चलता रहता है। फिर ये होता है कि जिस दिन बारिश हो जाए उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, बस ये होता है। अच्छा अदनान रशीद साहब, ये बताइएगा, प्राइस कंट्रोल की जो अवामी शिकायत हैं, पीएम पोर्टल भी बना है, सीएम पोर्टल भी बना है, किस हद तक टारगेट अचीव हो चुका है और जो अवामी शिकायत हैं वो कैसे आप तक पहुंच रही हैं और किस हद तक कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं? लाइक हमें जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो ज़्यादा पीएम पोर्टल से हमें रिसीव होती हैं, या लोग वैसे हमारे ऑफिस भी आके कंप्लेन कर देते हैं, या फ़ोन नंबर्स हैं हमारे ऑफिस के उन पे भी कंप्लेंट्स करते हैं। जो तो पीएम पोर्टल की है वैसे हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं, हम उन पे फौरी तौर पर कार्रवाई करते हैं, मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर हम उनको फाइन्स भी करते हैं। हमने यहाँ तक के FIRs उनके खिलाफ दर्ज करवाई हैं, इवन के जेल में भी भेजा समरी ट्रायल करके। लेकिन मसला ये है कि चूँकि लाहौर सिटी है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, आबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, थाने बहुत ज़्यादा हैं जिनको हमें कवर करना पड़ता है, और हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो कम है, तो हम कोशिश तो अपनी पूरी करते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि आवाम को भी थोड़ा सा होना चाहिए, जो प्राइस कंट्रोल है ना वो हमारी कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जिन पे हम प्राइस कंट्रोल देख सकते हैं, लाइक सब्ज़ी पे हम कर सकते हैं, फ्रूट्स पे हम कर सकते हैं, रोटी की कीमत पे कर सकते हैं, नान की कीमत पे कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसी चीज़ें, अब किसी ने अगर किसी जगह से जूस पिया है किसी जूस कॉर्नर शॉप से, तो वो उस पर हम चला नहीं कर सकते अगर उसने 150 रुपये का भी दिया है 200 रुपये का। इस तरह की भी हमें बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं, लाइक किसी ने पैम्पर्स खरीदे और उसने किसी को महंगे दे दिए, तो वो भी हमें वो कंप्लेंट कर देता, तो उस पर हम उस तरह से कार्रवाई नहीं कर सकते। इसी तरह प्राइस कंट्रोल के हवाले से हम मुख्तलिफ हमारी टीम्स हैं जो सुबह भी, दोपहर में भी और शाम में भी हमारी काम करती हैं। वो इस तरह से है कि सुबह के टाइम पे हम ज़्यादा फोकस होता है सब्ज़ी और फ्रूट्स के हवाले से, इसी तरह शाम में ज़्यादा हमारा फोकस फ्रूट्स के हवाले से होता है। रोटी की कीमत का हम दोपहर में या शाम में ज़्यादा फोकस करते हैं, और जितनी भी कंप्लेंट्स हमें मिले हैं हम उन्हें फौरी तौर पर, जैसे मैंने बताया कि 24 आवर्स के अंदर हम उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश। सर 8 माह के दौरान प्राइस कंट्रोल का कितना जुर्माना कर दिया होगा आपने? लाइक मैं एक माह के अंदर हमारी जो मेरे पास 7 PCM है मजिस्ट्रेट, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, और मैं एज ए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स में तकरीबन 4 से 5 लाख का फाइन होता है हमारा एक माह का मेरा।
तो आप हिसाब लगा लें कि 8 माह में कोई 40 लाख के करीब हुआ होगा। लेकिन रमजान भी गुजरा था, तो रमजान में हमने काफी ज्यादा फाइन किया था। और अदनान साहब, ये शिकायत के बावजूद चूंकि कई दुकानदार ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि थोक मार्केट से उनको महंगा, तो मंडियों में कैसे कंट्रोल करें आप सारी प्राइस कंट्रोल को? मंडियों में हमारे विजिट्स होते हैं, लाइक सुबह के टाइम पे तमाम एसेस जो है वो विजिट करते हैं, और जो बोली का टाइम होता है वहाँ पे हम खड़े होते हैं और अपनी ज़ेरे निगरानी बोलियाँ करवाते हैं। जितनी भी ऑक्शन होती है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, ये एसेस के ज़ेरे निगरानी होती है। इसी तरह हमारी मार्केट कमेटी का स्टाफ है वो वहाँ पे मौजूद होता है। एक्चुअली मंडियों में रेट का जो डिस्टर्बेंस है वो ज़्यादा नहीं होती। मंडियों से जब माल निकल कर नीचे परचून तक आता है ना, तो वो वहाँ पर ज़्यादा मसला होता है। इस तरह हमारे जो सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मसला आता है प्राइस कंट्रोल के हवाले से। लाइक सब्जियां हैं, वो क्वालिटी को देखते हुए थोड़ा सा करते हैं। उसमें भी डीसी साहब ने, दानिश अफजाल साहब ने एक कमेटी बनाई थी। उसमें हमने फिर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हमने फिर 3 चीज़ें उसमें की थी, ABC कैटेगरी। 5 प्रोडक्ट्स थी जिनकी ABC कैटेगरी बनाई गई, जिसमें ऑनियन है, पोटैटो है, बनाना है, इस तरह सेब है, इस तरह एक और प्रोडक्ट है। उसमें हमने 5 ये प्रोडक्ट्स लेके उनकी ABC कैटेगरी बनाई थी, और उनकी कीमतें भी DC ऑफिस से मुकर्रर की जाती हैं। MC जैसे आपको पता है सुबह गोली की टाइम होती है, फिर हम उनको इंश्योर करते हैं। उसमें ये होता है कि एक कैटेगरी का अगर प्याज है, लाइक एक कैटेगरी का प्याज 120 ग्राम पर वो एक पीस होगा, तो हम इस बात को इंश्योर करते हैं अगर कोई एक कैटेगरी का प्याज ले रहा है तो वो 120 ग्राम का एक पीस होगा उसमें, तो उसकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर वो थोड़ा सा कम है, लाइक 50 ग्राम का एक वो प्याज है, तो उसकी प्राइस भी उस तरह से कम होगी। इस तरह हमने ये रेट्स इस तरह से डिवाइड किए हुए हैं, इस तरह से सारे सब लोग। और अदनान साहब, ये हमने देखा था कि DC काउंटर्स भी लगाए गए हैं, वहाँ पर जो बुनियादी अशिया हैं जो ज़रूरत की हैं वो रोज़ाना के इस्तेमाल की हैं, और कई जो बड़े स्टोर हैं वहाँ पर उन्होंने वेजिटेबल्स के भी काउंटर लगाए हैं, जिसको हम कंसिडर करते हैं DC काउंटर पर। उसकी क्या सूरत हाल है? लोग वहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं, वहाँ पर मामला ठीक चल रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे अगर तो कोई नॉर्मल स्टोर है वहाँ पे जो DC काउंटर लगा है, लोग ज़्यादा परचेज वहाँ से करते हैं। लाइक जो सुपर स्टोर्स हैं, लाइक अल-फतह है हमारे पास, या और कोई स्टोर्स हैं जो चेन्स, बड़ी चेन्स हैं, तो वहाँ पे जो लोग जाते हैं ना, वो हमारे DC काउंटर से उतनी सेल नहीं होती। वो एक्चुअली वहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी का इशू आता है। लाइक कि जो हमारे पास कोई इम्पोर्टेड चीज़ है, किसी ने अगर दाल चना इंपोर्ट की हुई है तो वो अच्छी क्वालिटी की है, तो लोग उस अच्छी क्वालिटी की तरफ जाते हैं। जो नॉर्मल हमारे मुल्क में पैदा होती है, या जिसका रेट हमने DC ऑफिस ने दिया होता है, तो उसका थोड़ा सा रेट कम होता है, वो उस पर क्वालिटी उस तरह से इंश्योर नहीं हो सकती, या वो उस लोग चाहते हैं कि वो बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ इस्तेमाल करें, तो उस पर फिर वो प्राइस ज़्यादा देते हैं उस चीज़ की। लेकिन उसमें हमारे जो सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पर हमारे जो DC काउंटर्स हैं उस पर वहाँ उस तरह से सेल नहीं होती। अदरवाइज वहाँ स्टैब्लिश है, वहाँ पे चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, और उसी DC रेट पे ही मिलेंगी उन्हें, इन केस वो अगर लेना चाहें। जी बिल्कुल। असिस्टेंट कमिश्नर रायबंद अदनान रशीद साहब हमारे साथ ही हैं। प्राइस कंट्रोल का बड़ा इशू है आम दुकानदारों पर, जो आम बायर है, उस हवाले से भी मजीद बात करेंगे और दीगर इशूज पर भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर अदनान रशीद साहब के साथ। उन्होंने वापडा टाउन में आज आकर प्राइस कंट्रोल भी चेक की है, छोटी दुकानों को भी चेक किया है, जो सरकारी निर्देशनामों के मुताबिक अशिया फराहम नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, जुर्माने किए गए हैं। यहाँ पर एक सब्जी की दुकान पर एक शहरी भी खड़े हैं, इनसे उन्होंने पूछा भी था, सर सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ मिली है आपको? हाँ जी, जो रेट लिस्ट इनकी लगी हुई है उसी हिसाब से मुझे चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन जो इन्होंने मुझे बात बताई है ना कि मोटी चीज़ और पतली चीज़ में जो फ़र्क है उस हिसाब से भी क्वालिटी का फ़र्क होना चाहिए, वो मैंने कभी नोट नहीं की। तो ज़्यादातर ये काम लेडीज़ के अंडर आता है। अब ऐसे कभी आपने कोई नान रोटी होती है, गोश्त होता है, वहाँ पर भी सरकारी रेट लगा होता है, उसको फॉलो करते हैं सर को? मतलब पता लगता है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है शिकायत करना, चूंकि PM पोर्टल
CM रमजान होती में है। हो रहा था ना कि जैसे अब वो सादी रोटी कह ले 20 तक भी गई है, कई 15 की भी दे रहे थे, कोई 12 की भी दे रहा था, हर एक का अपना अपना रेट था। तो रोटी नान वगैरह भी इनसे ही कह ले हम ज़्यादातर लेते हैं। तो मुझे तो अभी तक कोई इसमें कोई ज़्यादा नहीं लगा कि एक्स्ट्रा ये मार्जिन वगैरह रखते हैं। अब बिल्कुल जी। अदनान भाई, जो सूरत हाल देखी है, छोटे दुकानदार जो आम गली मोहल्ले के हैं, वो मैंने देखा है कि ज़्यादा पैसे चार्ज के हैं। जैसे अभी आपने एक मुर्गी वाले को भी जुर्माना किया है, गोश्त की रेट्स बड़े अप जा रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के वाले सर क्या कहें? गोश्त का रेट एक्चुअली ना जब हमें कोई कंप्लेन करता है ना, या हम वैसे जब अपने विजिट्स करते हैं, तो जब हम विजिट करते हैं आपने देखा कि बाकी जिन दुकानों पे रेट लिस्ट नहीं भी था ना, उन्होंने भी रेट लिस्ट अपनी सही कर ली थी। जैसे उन्होंने गाड़ी देखी एसी की, या उन्होंने पुलिस वालों को देखा, वो अपनी लिस्टें सही करना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो जिस बंदे का हमने चालान किया है ना, वो भी ये कह रहा था कि चूंकि हमने वो कलेजी और पोटे के बगैर वो चीज़ें बेचनी है, तो हमने उसका रेट लगाया हुआ था, तो आप इस तरह से हम बाकी अपने रेट पे ही बेचते हैं। ये थोड़ा सा ना जो कस्टमर है ना, उसको ये देखने की बात है, चूंकि उसने आके सामान लेना है, वो अगर हमें कंप्लेन नहीं करेगा, अदरवाइज अगर हमारी टीम्स आएंगी जिनके पास भी जाएंगी, तो वो ऑटोमेटिकली वो उस रेट पे आ जाते हैं। जैसे अभी ये जैसे वो साहब थे, तो वो दुकानदार की ही वो कर रहे थे हमारे, चूंकि वो यहीं से सौदा लेते हैं हमेशा से। उन्होंने बताया नहीं, कि और वो ये फिर एक बार पीछे- लोगों का भी देखा है ना कि सरकारी निर्देशनामों की बात की है तो उनको पता भी नहीं है, कहते हैं लगे जरूर होते हैं, पर इस पर लेने के हवाले से उनको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। अच्छा, क्वालिटी ये जो आम छोटी दुकानें होती हैं अदनान साहब, कि जिस पे रेट्स का भी फ्लक्चुएशन नजर आती है, क्योंकि एंड बायर जो है कस्टमर है, वो कहता है जी सारा प्रेशर हमारे पे आ जाता है, मगर ये शिकायत करना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं समझता। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? शिकायत नहीं करते लोग, यहाँ से ले जाते हैं। अब ये जो आजकल चूंकि सप्लाई जो है वो काफ़ी बेहतर है मार्केट के अंदर, तो रेट उस तरह से बड़े ज़्यादा नहीं हुए हुए। लाइक अब टमाटर का आपको कहीं पे भी 30-35 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, और सरकारी रेट भी 30-32 रुपए ही है। इसी तरह प्याज भी 28 से लेके 35 रुपए तक है, वो भी आपको मैक्सिमम अगर कोई 30 रुपए का दे रहा है, कोई 35 रुपए का दे देगा। तो आजकल तो सप्लाई की वजह से चीज़ें नॉर्मल हैं। लाइक रमज़ान में हमारे साथ था, लाइक कोई अगर 25 रुपए का प्याज अगर किलो है, तो वो 50 रुपए का कोई सेल करता था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सप्लाई का इशू आता है, लोग भी ज़्यादा बाइंग कर लेते हैं। अगर किसी की ज़रूरत 10 किलो की है, तो वो भी 20 किलो खरीदने की कोशिश करता है। उसकी वजह से एक प्रेशर रहता है, जो फिर दुकानदार उसका फ़ायदा उठाते हैं, और वो फिर ज़्यादा महंगी चीज़ें अदनान साहब, ये बताएं कि तजावज़ात के हवाले से शिकायत आती हैं, अभी चूँकि मुहर्रम हराम का भी आगाज़ है, लोग ऑपरेशन भी कर रहे हैं आप मुख्तलिफ इलाकों में। सर, तजावज़ात के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आपको? तजावज़ात जो है ना, वो चूँकि आपको पता ही है, यहाँ पर जो दुकानदार है उसने अपने आगे दुकान के आगे एक खोखा भी लगाया हुआ, हालांकि उसने पीछे दुकान भी खरीदी हुई है। हम इन्हें मना भी करते हैं, इनका सामान भी उठा के ले जाते हैं, इनको फाइन्स भी करते हैं, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई हैं, लेकिन इसका उस तरह से असर नहीं आता इन लोगों पे। वो जैसे ही हम एक दिन ऑपरेशन करेंगे, 3-4 दिन उसी तरह रहता है काम, उसके बाद चौथे 5वें दिन फिर वही स्टार्ट करते हैं। इसलिए ये हमारा जो है टाइम काफ़ी इसी चीज़ में ज़ाया करते हैं। हम हर हफ्ते एक ही जगह पे ऑपरेशन बार बार कर रहे होते हैं, FIR भी करवाई हैं, लेकिन लोग उस तरह से मानते नहीं हैं। चूँकि इसमें फाइन्स थोड़े हैं, हुकूमत की तरफ से उस तरह से फ़ाइन करने की इजाज़त नहीं है, या लॉ में इसकी गुंजाइश नहीं है ज़्यादा फ़ाइन करने की। इस वजह से फिर लोग भी उसका फ़ायदा उठाते हैं, और वो बाहर सामान लगा लेते हैं, कोई फट्टा लगा लेता है, कोई रेडी लगा लेता है। अगर हम उठा के ले जाते हैं, फिर वो हमें एफिडेविट दे देते हैं हमें ला के कि हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, लेकिन महीने बाद फिर वही उसी जगह पे उसी रूटीन में वो अपना जो सामान वो ले आते हैं, और फिर उसी तरह इंक्रोचमेंट हो जाती है। अच्छा अदनान साहब, ये जैसे आप उठाए, ये तो मुश्किल हल भी नहीं है, क्योंकि जैसे तजावज़ात आपने बताया कि दुकानदारों के खिलाफ भी आज मुकदमात दर्ज कर लेते हैं, मतलब, मगर इसकी कोई मैकेनिज्म ऐसा है कि जो जोन का अमला है, चूंकि अमले भी थोड़े हैं, मतलब अगर जोन की बात की जाए तो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक अमला नहीं है, तो एक बहुत बड़ी तहसील में ये करना किस हद तक कामयाब हो पाता है तजावज़ात का ऑपरेशन? चूंकि मेरे ख्याल से जो मार्केट के ताजर हैं ये भी कुछ परेशानी का सबब तो बन जाते हैं। सारी बात परेशानी बनती है, सबके लिए परेशानी बनती है। इसमें ये होता है कि लाइक हमें मुहर्रम में अगर किसी चीज़ पे किसी जगह पे हमने एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन करवाना है, एक दफ़ा हम उसकी सफाई करवा देते हैं, सारा सामान उठवा लेते हैं। इनके पास एक रेडी वाले ने 3-3 रेडियाँ रखी होती हैं, अगर एक रेडी उसकी उठाई जाती है तो दूसरे दिन दूसरी रेडी लेके आ जाता है, तीसरे दिन तीसरी रेडी लेके आ जाता है। इस तरह हम इस तरह से करते हैं कि अपनी टीम्स की बाकायदा वहाँ पे ड्यूटी लगा देते हैं, मूविंग ड्यूटी लगा देते हैं ट्रक की, ताकि वो उस इलाके में फिरती रहे। इन केस कहीं पे भी उन्हें दोबारा से इंक्रोचमेंट नज़र आती है तो फौरी तौर पे उसको उठा के वो ट्रक में डाल के अपने
वेयर हाउस पे ले जाते हैं, जहाँ पे स्टोर होता है वहाँ पे ले जाते हैं। ये फिर हम इस तरह से इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी इलाके में ज़्यादा इंक्रोचमेंट है तो हम उस पर 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगा देते हैं, या जब वो बाज़ार खुलता है उस दौरान में ट्रक हमारा वहीं पे रहता है, हमारा अमला भी वहीं पे रहता है। तो लेकिन लोग भी हमारे साथ उस तरह से ताउन नहीं करते। अब अगर हम किसी जगह पे एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो ग्राहक है ना, कस्टमर्स हैं, वो भी हमारे खिलाफ फिर बात करते हैं कि आप ये गरीब लोग हैं, आपने इनकी रेडी उठा ली है, इनका सामान उठा लिया है, इनको फाइन कर दिया है, तो ये अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। तो वो भी फिर हमारे साथ ताउन नहीं करते। और चाहिए तो ये है कि कस्टमर उन दुकानों से चीज़ें ही ना खरीदें जो बाहर रेडियाँ लगी हुई हैं। लाइक अगर सड़क किसी पे लगी हुई है तो एक गाड़ी रुकती है वहाँ पे, पीछे गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं, हम उनका चालान भी करते हैं, लेकिन लोग उस तरह से फिर वो हमारा साथ नहीं देते। कई दफ़ा उठाया इन लोगों को, कोई रात के टाइम पे, कोई सुबह के टाइम पे यही काम कर रहे होते हैं। फिर हमारा काफ़ी जो टफ स्केड्यूल होता है उसमें फिर जितना टाइम मिलता है हम इनके खिलाफ कर रहे हैं। अदनान साहब ये बताएं, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भी जारी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, वज़ीर आला पंजाब हो, और जिस तरह से DC लॉ दानिश फजाल की भी हिदायत पर क्लीन एंड ग्रीन पर बड़ा फोकस चुके रखा हुआ है। सर आपकी तहसील में कहाँ पर जो स्कूल कॉलेजेस में भी आपने इस हवाले से शजरकारी का आगाज़ किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? लाइक ये मौसम बरसात था तो वैसे भी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, DC साहब की तरफ से, सबकी तरफ से हिदायत थी कि मौसम बरसात में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। तो हमने भी काफ़ी जगहों पे, स्पेशली हमारे जो सरकारी इदारे हैं, लाइक स्कूल्स हैं, BHU थे, RSC थे, THQ था, हमने उन जगहों पे दरख्त लगाने की कोशिश की है जहाँ पर इनको हम संभाल सकते हैं, जहाँ पर किसी ना किसी को इसका निगरान बनाया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास टाइगर फोर्स थी। टाइगर फोर्स को हमने काफ़ी ज़्यादा तादाद में पौधे दिए हैं। लाइक हर टाइगर को हमने 10 पौधे दिए हैं। तो उसको यही कहा है कि आप अपने घर पे लगाओ, सड़क पे लगाओ, लेकिन उस जगह पे लगाना है जहाँ पे ये 10 पौधे जो हैं, 10 में से कम 5 3 जो हैं ये बड़े हो सके। तो हमने कोशिश तो यही की है कि तमाम पौधे उस जगह पे लगाए जाएँ जहाँ पे इन पौधों को कोई पानी देने वाला हो, जहाँ पे इनकी कोई केयर करने वाला हो, ताकि ये पौधे बड़े हो सके। अदरवाइज़ जो हमारी कैंपेन है वो चलती तो रहती हैं, लेकिन उस तरह से पौधे भी लगा दिए जाते हैं, लेकिन वो उनको पानी देने वाला नहीं होता। इस बार हमने स्पेशली दानिश साहब की जो DC साहब थे, उनकी रिक्वेस्ट, उनकी हिदायत पे हमने उन्हीं जगहों पे पौधे लगाए हैं जहाँ पे हम उनकी केयर कर सकें। बाकी भी पौधे लगाए हैं, उनको हम देखते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। हमने ड्यूटीज लगाई हुई हैं MCL की, वासा की, उनको पानी वगैरह देते रहें। तो इंशाल्लाह ये मुहिम अभी तक तो कामयाब चल रही है। सर सफाई की सूरत हाल तहसील रायगढ़ में कैसी है सर? सफाई की सूरत हाल लाइक आपने देखा है कि ईद उल अज़हा पे LWMC ने बेमिसाल कारकर्दगी दिखाई है और बड़ी अच्छी सफाई की है। उसके बाद अब चूँकि बारिशें ज़्यादा शुरू हो गई हैं और लोग जो जिस तरह से हमने डेजिग्नेटेड प्लेसेस बनाई हुई हैं वहाँ पर कूड़ा करकट नहीं फेंकते, वो अपनी दुकान के बाहर ही फेंक देते हैं। लाइक यहाँ इस रोड पे भी, PIA रोड पे भी हमारे कई कंटेनर्स पड़े हैं, लेकिन लोग कंटेनर्स में कूड़ा नहीं फेंकते। फिर हमारे अमले को जगह जगह से उठाना पड़ता है, उसकी वजह से थोड़ा सा देर लगती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अदरवाइज़ हम 24 घंटे में 2 दफ़ा इस सड़क से कूड़ा उठाते हैं और सफाई के हवाले से हमारी जो कारकर्दगी है इस तहसील की वो काफ़ी बेहतर है। सर ये बताइएगा कि प्राइस कंट्रोल की शिकायत आपने देखी हैं थोड़ी सी, मतलब आवाम को भी क्या पैगाम देंगे? चूँकि शहरी भी ना अब मेरे ख्याल से जैसे आदी नहीं हो गए, जैसे क्या यार हमें रेट्स का नहीं पता, या हम इग्नोर कर देते हैं। आपने देखा भी होगा, सरप्राइज रेट किया, जुर्माने किए, फिर उसको पॉइंट आउट करते हैं कि एक बंदा यूज टू हो गया कि उसके 2 बार भी जुर्माने हो गए, वो जेल भी चला गया, पर वो जितना सारा खर्चा है वो अपना इन्हीं महंगी चीज़ें बेच के करता है। उस हवाले से मार्किंग का सिस्टम आपने वजह किया हुआ है? मार्किंग का सिस्टम सच नहीं है, चूँकि ये छोटे दुकानदार हैं जो ज़्यादा इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, जो इस तरह से रेट लिस्ट को फ्लक्चुएट करते रहते हैं। हमारी कस्टमर से यही गुजारिश होती है, यही रिक्वेस्ट उनसे बार बार करते हैं कि आप जब भी जाएं किसी दुकान पे तो वहाँ पे रेट लिस्ट देखें, एक दफ़ा उससे बहस तो करके देखें, उससे पूछें तो सही कि अगर टमाटर का रेट 30 रुपये है तो वो 40 रुपये या 50 रुपये क्यों दे रहा है। इन केस वो वहाँ पे कम नहीं करता तो आप हमारे जो PCMs हैं वो 24 आवर्स अवेलेबल हैं। एक प्राइस कंट्रोल की एप्लीकेशन बनाई हुई है, PM पोर्टल है, और इतने ज़्यादा ज़राए हैं। ट्विटर पे लोग टैग कर देते हैं कई लोग प्राइस के वाले से, हमें बताएं तो सही। फिर हमें जब पता चलता है तो हम 24 घंटे में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हाँ, ये आपने बात ठीक की है कि एक ही बंदा हैबिचुअल हो जाता है, बार बार उसी के चलान हो रहे होते हैं। उसमें फिर इस तरह से होता है कि एक बंदे का जब 2-3 दफ़ा चलान हो जाता है ना, तो वो दूसरी दफ़ा फिर चूँकि ये मजदूर दूसरे शहरों से आए हुए हैं ज़्यादा लोगों को है, तो वो फिर बंदे बदल लेते हैं अपने।
तो या फिर इस तरह से होता है कि वो हमारी गाड़ी देखते हैं और वो भाग जाते हैं। जैसे अभी आपके सामने हुआ कि 2 दुकानदार जो थे वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे, तो उनका पहले भी हमने चालान किया हुआ है। तो इस तरह अगर लोग हमें बताएंगे नहीं तो हमें उस तरह से अंदाज़ा नहीं हो पाता। इन केस हमारी अपनी टीम जब विजिट करेंगी तो वो तो उसी रेट का बताएंगे जो रेट लिस्ट पे मेंशन किया गया। अच्छा अदनान साहब, नान रोटी का इशू बड़ा चला महंगे दामों करने के वजह से, उस हवाले से सर क्या कार्रवाइयाँ की गई? रोटी की कीमत लाइक 1 माह पहले थोड़ी सी बढ़ी थी। जो सरकारी रेट है वो 6 रुपये है। लाइक 8 रुपये से 10 रुपये तक रोटी की कीमत गई थी, लेकिन वो उन इलाकों में गई थी जो थोड़े से लीड इलाके हैं, लाइक जहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, जहाँ पे लाइक मेरे रायवंड शहर के अंदर या देहातों के अंदर इसकी कीमत नहीं बढ़ी थी। तो यहाँ पर अभी दोबारा से चूँकि गंदम का वो थोड़ा सा एक आया था, आटे का शॉर्टेज भी थोड़ी सी हुई थी। उस तरह से सरकारी शॉर्टेज नहीं हुई थी, लेकिन लोगों ने चूँकि बाइंग ज़्यादा कर ली तो वो थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई थी। तो उस पर फिर दोबारा से जब आटे की अवेलेबिलिटी हुई है तो रोटी की कीमत तो नॉर्मल हो गई है, लेकिन नान की कीमत चूँकि थोड़ी सी ज़्यादा है अभी भी, वो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। लाइक मैदे की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं। कोविड का भी एक थोड़ा सा रिएक्शन आया हुआ है, उसकी वजह से भी ये ना कीमतें जो है ना वो थोड़ी सी ऊपर हैं नान की, लेकिन वो लोग हमें कंप्लेन करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा अदनान साहब, ये जिस तरह से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर ये PIA रोड में हम देख रहे हैं बहुत सारे हैं, यहाँ पर DC काउंटर्स भी अवेलेबल हैं, हमने देखे कि DC काउंटर अवेलेबल है। बायर आपने अब बताया भी था कि इसमें जो बायर है वो क्वालिटी को देखता है। अच्छा, इस हवाले से इंश्योर किया जा सका है कि जिस तरह से क्वालिटी की चीनी है सरकारी रेट से ज़्यादा, वो कहते हैं जी ये प्योर है, इसकी ज़रा क्वालिटी अच्छी है, और जो शिकायत लोग करते हैं कि जी हमें महंगी मिल गई, ऐसी शिकायत का सर क्या किस तरह से अदाला करता है? इस तरह से है कि लाइक जो आटे की कीमत है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आटा जो हम सब्सिडी पे गंदम देते हैं ना फ्लोर मिलों को, उस आटे की कीमत एक फिक्स की गई है 860 रुपीज़, ठीक है, वो 860 रुपये पे ही बिकेगा। इन केस लाइक कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि कुछ ऐड अप करती हैं आटे के अंदर, कुछ चीज़ें वो मिलाती हैं, आयरन की मिकदार ज़्यादा मिला देते हैं, कुछ ऐसी मल्टीनेशनल्स भी हैं या बाहर से कुछ वो इस तरह से चीज़ें मंगवाती हैं। लाइक चीनी का जो शकरगंज वाले हैं उनकी अपनी पैकिंग होती है, उसमें वो थोड़ा सा क्वालिटी का वो बताते हैं कस्टमर को, हालांकि वो क्वालिटी एक जैसी होती है। वो एक चीनी वो पैकेट में बांधा है, एक चीनी वो बोरी में आ गई है, लोग वो ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, जिसके वो प्राइस जो है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। अदनान साहब, क्लीन एंड ग्रीन पर आवाम को क्या पैगाम देंगे आप? मेरा सबसे यही है कि अपने जो भी जितना भी हो सके दरख्त लगाएं, अपने घरों के अंदर लगाएं, अपने घरों के बाहर लगाएं, अपने ऑफिस के अंदर लगाएं, पार्कों के अंदर लगाएं, जहाँ पे भी आपकी एक्सेस है, जहाँ पे आपका डेली आना जाना होता है वहाँ पे दरख्त लगाएं। और एक शजर एक बशर के नाम से जो कैंपेन शुरू की गई थी, कम अज़ कम हम तमाम लोग एक अपने नाम का शजर तो लगाएं, ताकि हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाली नस्लें तो उसका फ़ायदा ले सकें। और दूसरा ये है कि हमारी जो आपने जैसे सफाई की बात की थी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो कंटेनर्स LWMC ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्लेस किए हुए हैं सड़कों के ऊपर, हम कूड़ा क्रिकेट सिर्फ उन्हीं में फेंकें ताकि वो आसानी से उठाया जाए। और इन केस हम बाहर फेंकेंगे तो उसमें उतनी देर लगेगी, उतनी मेहनत ज़्यादा लगेगी और हमारे लोगों को भी उतना फिर टाइम ज़्यादा लगता है उठाने के लिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान आपका अपना घर है और शहर लाहौर में सफाई का ख्याल रखना, प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी आपने बात सुनी AC राइवेड अदनान रशीद की कि शिकायत करें, उसका फौरी तौर पे अजाला किया जाएगा, जबकि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत हर शहरी अपना फ़र्ज अदा करे और शहर लाहौर को ग्रीन बनाने में और साफ सुथरा बनाने में अपना किरदार अदा करे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।